हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। और आज की इस वीडियो में हम अपना जो एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे थे यूपी पीएससी के लिए। अब देखिए केवीएस एनबीएस में भी आपका हिस्ट्री पूछी जानी है, क्योंकि जीएस और जीके के सेक्शन में आपका चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडाइवल हिस्ट्री हो, मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों से ही सवाल आपके पूछे जाएंगे। तो ये जो है आपका एलटी ग्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और टीजीटी पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीआईसी लेक्चरर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और केवीएस एनबीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी लोग जितने भी लोग जो हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सेशन को देख सकते हैं। और सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हैं जो यूपी पीएससी के द्वारा करवाए गए हैं। 1990 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी को हम उन सब में आए हुए प्रश्नों को इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज ये हमारी जो है एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। इसके माध्यम से जितने भी पीवाईक्यू हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के हमने कवर कर लिए हैं। तो हम जो है सेशन को शुरू करेंगे, क्योंकि सेशन थोड़ा सा लंबा रहने वाला है, क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। तो आप सभी लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको जो है सेशन कैसा लगा। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पहले शुरू करें या मिडाइवल हिस्ट्री, ये आप के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है। देखिए हमारे सेशन का पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य जो है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया है। पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया है। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो बी एन लुनिया की एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम है पूर्व मध्यकालीन भारत राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास। इसके अनुसार जो है चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान अपने समय का जो है सबसे महान और यशस्वी वीर सम्राट था। इन्हें भारतीय यश का जो है अंतिम सूर्य द लास्ट सन ऑफ इंडिया, इंडियन ग्लोरी भी कहा गया है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। तो जो पृथ्वीराज तृतीय थे इनको जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जो है प्रसिद्धि मिली है। ये इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अजमेर के जो शासक थे इनका क्या नाम था, पृथ्वीराज तृतीय, और यही जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो 1177 से लेकर जो है 92 ईस्वी तक था। 1191 के तराइन का युद्ध हुआ था, आप सभी लोगों को पता है। इसमें इन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, लेकिन 1192 में ये मोहम्मद गोरी से जो है ये पराजित हो गए थे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार जो है कहाँ बनवाया था। तो इन्होंने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था ये आपको बताना है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। सारनाथ में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। देखिए गोविंद चंद्र गहड़वाल की एक रानी थी जिनका नाम था कुमार देवी, और ये जो है बौद्ध मतानुयायी थी। इन्होंने सारनाथ में जो है धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। धर्मचक्र क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पहला उपदेश जो है ये महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने यहीं पर दिया था, और इसीलिए इसको जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब इन्होंने जो है पहला उपदेश दिया तो ऐसा कहा जाए कि धर्म का पहिया जो है घूमने लगा, तो इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इनमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए जो है हमीर रासो की रचना किसने की है, तो हमीर रासो की जो रचना की है ये सार गंधर ने की है, सार गंधर ने, और ये आपका अब्दुल रहमान ने नहीं की है, सार गंधर ने की है। तो पहला ही जो है आपका सुमेलित नहीं है, और पहला ही आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी चंद्रप्रदायी ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की है, और जगनिक ने जो है आलाखंड की रचना की है, और नरपति नाला ने जो है बीसल देव रासो की रचना की है। यूपी पीसीएस मेंस 2010 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए कह रहा है कि जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम क्या था। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये आपको बताना है ये किसका जो है नाम था, जेजाक भुक्ति। तो ये जो है बुंदेलखंड का पुराना नाम था, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के शासक जो है नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित शासकों का नाम उनके सही कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से जो है चयन करिए। अब इसको सही क्रम में लगाना है। यूपी आरओ और ए आरओ का ये सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर मैं बता दूं तो जो है यशो वर्मा का शासन जो है ये 925 से जो है 950 ईसा पूर्व तक था। यशो वर्मा कहाँ है, तो 900 एक मिनट, ये हो जाएगा 925 से लेकर और 950। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सभी जो है इनके बाद ही आए हैं। तो सबसे पहले जो है यशो वर्मा हो जाएगा, तीन तीन देखिए केवल अब ये दो तो कट गया, केवल ए और सी बचा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 925 से 950 यशो वर्मा ये पहले हो जाएंगे 3 नंबर। इसके बाद आपका धंग हो जाएंगे, धंग जो है ये 3 के बाद 2 आ जाएगा, 3 के बाद 2 आ जाएगा, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है ये 950 से 1002 ईस्वी तक है। इसके बाद आपका विद्याधर हो जाएंगे जो 1017 ईस्वी से लेकर 1019 ईस्वी तक के
मध्य इनका शासन रहा है। फिर उसके बाद कीर्ति वर्मा जो 1060 से 1100 ईस्वी तक। तो आपका जो है 3 2 1 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। देखिए पुंड्रवर्धन, ठीक है, पुंड्रवर्धन भुक्ति ये अवस्थित थी। अब ये कहाँ पे थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये उत्तर बंगाल में एक जगह था, ठीक है, एक जगह थी उत्तर बंगाल में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2012 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए प्राचीन काल में पुंड्रवर्धन भुक्ति जो है उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल चंद्र एवं सेन राजवंशों की युग इसके क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था इनके टाइम पीरियड पे। अगला सवाल देखिए, पाल वंश के शासक का क्या नाम है। तो पाल वंश के जो शासक थे इनका नाम है गोपाल, ठीक है, इनका नाम है गोपाल कह रहा हूँ, इनका नाम है, हाँ इनका नाम है गोपाल, ठीक है, गोपाल ही हो जाएगा। गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए पाल वंश का जो संस्थापक था ये गोपाल था और ये बौद्ध मतानुयायी था। इसने नालंदा में एक विहार का निर्माण भी करवाया था। अगला सवाल देखिए, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये किस शासक ने करवाई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2008, 15, 16 और 2002 में ये सवाल आपका पूछा गया था। और इसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखा दूं, यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस 1994, 2008 और 2004 में इतनी बार ये सवाल आपका पूछा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये चाहे आपका भारत के किसी भी एग्जाम में हो ये सवाल घूम फिर के पूछा ही जाता है। तो इसकी जो स्थापना करवाई थी वो भी पाल वंश के एक शासक थे जिनका नाम था धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल नाम था इनका। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म के जो है प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। अगला सवाल देखिए, फिर से कह रहा है वन लाइनर में कि विक्रमशिला महाविहार की जो है स्थापना किस वंश के शासक के द्वारा की गई थी। तो ये जो है पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। 10 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है ये किसने करवाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका भी निर्माण जो है धर्मपाल ने ही करवाया था। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध महाविहारों की जो है स्थापना करवाई थी। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था और तारानाथ के अनुसार उसे 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। किसने? तो धर्मपाल ने। किंतु राजा के रूप में उसने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता नहीं थी। किसमें नहीं थी? तो ये धर्मपाल के बारे में कहा जा रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि बंगाल के शासकों को जो है ये सेन शासक हैं और इनका जो है आरोही कालक्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसको आप व्यवस्थित कर दीजिए। बल्लाल सेन, इसके अलावा लक्ष्मण सेन और इसके अलावा जो है हेमंत सेन और विजय सेन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हेमंत सेन से शुरू होगा। हेमंत सेन देखिए तीसरे नंबर पर केवल एक ही है डी विकल्प में। 3 4 1 2 हेमंत सेन, विजय सेन और बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, इसका कुछ इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रख्यात जो इतिहासकार है आरसी मजूमदार और जो है सामंत सेन जो है सेन वंश का संस्थापक था इनके अनुसार। और इसके उपरांत हेमंत सेन जो है शासक बना। सेन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी था, जो हेमंत सेन का पुत्र था। इसके पश्चात बल्लाल सेन तथा लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक हुए हैं। अंततः जो है डी विकल्प में, अतः जो है डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक नया संवत चलाया था। ठीक है, किसने एक नया संवत चलाया था। आप सभी लोग जानते हैं कि जो है डी विकल्प जो है, आपने शक संवत का नाम भी सुना होगा, विक्रम संवत का भी नाम सुना होगा, लेकिन जो एक शासक था जिसका नाम था लक्ष्मण सेन, इसने भी एक जो है लक्ष्मण संवत एक जो है एक नया संवत चलाया था, लक्ष्मण संवत। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो है इसने एक लक्ष्मण संवत चलाया था, याद रखिएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण सेन ने 1179 से 1206 ईस्वी तक कर जो है शासन किया और ये सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया और इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का जो है प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ जो है किसने किया था और किस वंश के द्वारा किया गया था? तो सेन वंश के द्वारा किया गया था, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। किन राजाओं को जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गोपाल और नंदी वर्मन पल्लोमल को। ठीक है, गोपाल और नंदी वर्मन पल्लोमल को जो है जनता के द्वारा चुना गया था। तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पाल वंश के संस्थापक गोपाल और पल्लव वंश का जो शासक था नंदी वर्मन जो है पल्लोमल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालीमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों यह सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लवमल को शासक के रूप में चुना था।
अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि इनमें से किसने जो है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो है करवाया था या ये धार्मिक कार्य कराया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दंतिदुर्ग। ठीक है, दंतिदुर्ग हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जिसके माध्यम से जो है कई लोग जो है क्षत्रिय धर्म ग्रहण करते थे। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 736 ईस्वी में दंतिदुर्ग ने की थी और दंतिदुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने जो है हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ। कौन जो है अपने पिता के जो है सैनिक अभियानों में जो है सैनिक छावनी में पैदा हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट। ठीक है, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीपीसी मेंस 2013 में पूछा गया था। देखिए राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष जो है प्रथम का जन्म जो है 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद सिंह राजा गोविंद थर्ड उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद जो है वापस लौट रहे थे। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। 16वें नंबर का सवाल है। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना जो है ये किसने की थी, तो नागभट्ट प्रथम ने की थी। नागभट्ट प्रथम ने की थी, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2002 में ये सवाल आपका पूछा गया था और यूपी पीसीएस प्री 2003 में भी ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश है और गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। बाणभट्ट के हर्षचरित में भी गुर्जरों का उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो है 730 से 756 ईस्वी का टाइम पीरियड मिलता है और ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने जो है मलिक शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से जो है पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यूपीपीएससी जीआईसी का सवाल है, आपने आंसर भी देख लिया होगा कि महानतम प्रतिहार शासक था। महानतम प्रतिहार शासक था तो मिहिर भोज था, याद रखिएगा मिहिर भोज, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए प्रतिहार वंश के जो महानतम शासक थे ये मिहिर भोज थे और इनका शासनकाल जो है 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल जो है ये पाल वंश का शासक था जिनका शासनकाल 710 से 810 ईस्वी तक था। अब जितने भी ऑप्शन है उसके बारे में बताया जा रहा है। महेंद्रपाल प्रतिहार का शासक था, इसका शासनकाल जो है 885 से 910 था। जबकि हर्ष जो है पुष्यभूति वंश का शासक था, इसका जो शासनकाल था वो 606 से 647 ईस्वी तक का था। अगला सवाल देखिए, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि जो है आदि वराह की थी। किसकी उपाधि जो है आदि वराह की थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा मिहिर भोज के बारे में, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी विकल्प हो जाएगा। देखिए मिहिर भोज जो है ये गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, वह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदि वाराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के कालक्रमानुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले जो है वत्सराज। ठीक है, वत्सराज, इनका जो है टाइम पीरियड आपका 775 से 800 के ईस्वी के बीच में मिलेगा। तो सबसे पहले 4 आ जाएगा और 4 आपका जो है बी विकल्प में, इसीलिए 4 आपका सही हो जाएगा। 4 के बाद आपका एक हो जाएगा कौन सा, नागभट्ट द्वितीय, और नागभट्ट द्वितीय के बाद आपका जो है महेंद्रपाल और उसके बाद जो है महिपाल हो जाएगा। तो 4 1 3 जो इसका सही जवाब हो जाएगा, बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार शासकों का जो सही कालक्रम है ये इस प्रकार है। वत्सराज 775 से लेकर 800, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी और महेंद्रपाल 885 से 910 और महिपाल 912 से 944 ईस्वी। अगला सवाल देखिए, महान विद्वान जैन विद्वान जो थे हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे या किसकी सभा में ये रहते थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कुमारपाल हो जाएगा। ठीक है, कुमारपाल, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने अभी तक पढ़े भी नहीं होंगे। महान जैन विद्वान जो है हेमचंद ने चालुक्य सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। अगला सवाल देखिए, 21वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए जो है आर्थिक सहायता प्राप्त कराई थी या प्रदान की थी, तो इसका नाम था जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज इनका नाम था, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुजरात का जो चालुक्य सोलंकी शासक था जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खम्भात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख रुपये मालूम मुद्राएं जो है दान में दी थी उसको बनवाने के लिए। अगला सवाल देखिए, नीचे गए कूट से जो है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे उनको बताना है कि
किसके किसके बीच में जो है त्रिकोणीय ये जो है युद्ध चल रहा था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन, पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट ये तो जो है दक्षिण भारत का राजवंश था, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये आपका जो है 2, 3 और 4 हो जाएगा। 2, 3, 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया और इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो गुप्त युग तक जो है मगध का था। इसे महोदय, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी में 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं 9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः जो है प्रतिहारों को सफलता मिली थी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो ये कन्नौज था जिसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। देखिए, फिर से कह रहा है 23 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से देखिए, निम्नलिखित में से किससे नगर जो है महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? आप सभी लोगों ने देखा कि इसे जो है कन्नौज को इस नगर जो था इसे महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए क्या कहा जा रहा है। अगले सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश शहर जो है इधर दिए गए हैं और इनकी वर्तमान में अवस्थिति कहाँ है ये आपको बताना है। देखिए, कोल या कोयल जो है ये अलीगढ़ में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और महोत्सव नगर जो है ये महोबा, बिल्कुल सही हो जाएगा। महोदय श्री जो है कन्नौज को कहते थे, लेकिन जीजाक भुक्ती जो है ये कौशाम्बी को नहीं। अभी आपने देखा था चौथे या 5वें क्वेश्चन में जीजाक भुक्ती जो है ये बुंदेलखंड को कहते थे। तो यही आपका जो है गलत हो जाएगा। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीआरओ और एआरओ प्री 2021 के सवाल में ये सवाल आपका पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिए, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी? किसने जो है काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी ये आपको बताना है। 24वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भोज ने। ठीक है, भोज ने, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, परमार वंशीय शासक जो थे भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तकें जो है युक्त, कल्पतरु और समरांग जो है सम्रांगण सूत्राधार जो है ये इनकी पुस्तक है जो आपके कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर जो है लिखी गई हैं। भोज ने युक्त कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया है। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद और चारुचर्या इनकी अन्य जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 25 नंबर का सवाल है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है ये आपको बताना है। भोजशाला मंदिर की जो देवी हैं वो कौन है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा भगवती सरस्वती। ठीक है, भगवती सरस्वती, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी जो है माता सरस्वती देवी और अधिष्ठात्री यहाँ पर स्थापित है। दातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अगला सवाल देखिए, गौडवहो के रचयिता कौन थे? गौडवहो के रचयिता थे ये आपको बताना है। तो ये गौडवहो जो है ये वाकपति के द्वारा लिखा गया है, वाकपति के। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए लिखा भी हुआ है गौडवहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की जो है रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? निम्नलिखित में से कौन जो है मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन कौन थे? तो इसमें से एक आ जाएगा विज्ञानेश्वर और दूसरा आपका आ जाएगा हेमाद्रि और आपका जीमूत वाहन। ठीक है, जीमूत वाहन ये जो थे ये जो है प्रसिद्ध जो है विधिवेत्ता थे। तो इसका जो है 1, 2 और 4 जो है सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और जीत मोहन जो है जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा और जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ की रचना की। हिमाद्रि ने 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे ये और इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ पर जो है अष्टांग हृदय पर एक टीका लिखी है। इसके अलावा इन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राज्य कार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे। राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम और उसके पुत्र जो है महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वशाल भूमिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास जैसे ग्रंथों की जो है रचना की है। किसने की है? तो ये राजशेखर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों पर विचार कीजिए और इन्हें आरोही कालक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहले कौन आया, बाद में कौन आया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, फाहियान जो है ये सबसे पहले जो है भारत में आया था, ऐसा कहा जा रहा है। फाहियान, तो फाहियान सबसे पहले भारत में आया, तो चौथा पहले हो जाएगा और चौथा केवल एक ही विकल्प में है, बी विकल्प में है। फाहियान के बाद आपका जो है ह्वेनसांग आ जाएगा, ह्वेनसांग के बाद आपका इत्सिंग आ जाएगा, इत्सिंग के बाद आपका अलबरूनी हो जाएगा। तो ये केवल आपका इस प्रकार से इसका क्रम जो है सही हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार होने वाला है, तो इसको हम देखने वाले हैं।
हाँ, तो इसका पहला सवाल है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो वायु पुराण जो है ये गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ऐसा कहा जा रहा है। और विष्णु पुराण जो है ये मौर्य वंश की जानकारी देता है। तो बिल्कुल ये सही है। विष्णु पुराण से जो है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था का पता चलता है। तो ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही सही हैं, दोनों एक और दो जो है ये आपके सही हैं। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है आपको। देखिए पाणिनि ने क्या लिखा है, तो ये अष्टाध्यायी लिखा है। ठीक है, अष्टाध्यायी लिखा है। देखिए 3 का मिलान पहले में किससा है, तो एक ही ऐसा ही है, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का मिलान जो है 3 से किया गया है। तो यही आपका पहला ही सही हो जाएगा, ज़्यादा आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बाकी अगर चाणक्य का देखें हम, तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, आप सभी लोग जानते हैं। कल्हण ने जो है राजतरंगिणी लिखा है और वात्स्यायन ने जो है कामसूत्र लिखा हुआ है। तो ये इसका जो है कुछ मिलान इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। फिर से कह रहा है सूची 1 को जो है और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यूपी आरओ और एआरओ मेंस एग्जाम में ये 2017 में सवाल पूछा गया था। तो आप देखिए अष्टाध्यायी किसने लिखी है, तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका पहले का चौथे से हो जाएगा। अब देखिए आप आराम से आपका एलिमिनेट हो गया। पहले का चौथा जो है केवल एक ही विकल्प में दिख रहा है, वो भी पहले विकल्प में। तो आपका पहला ही विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की, तो ये जो है महाभाष्य जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका 3 हो जाएगा। निरुक्त जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये यारक के द्वारा लिखा गया है, यास के द्वारा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। और वार्तिक जो है ये आपका कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, कात्यायन के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है, महाभाष्य पतंजलि। और जो है निरुक्त जो है ये आता है यास के द्वारा। और वार्तिक के जो है ये आपका कात्यायन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, ये आपको बताना है। चरक के द्वारा लिखी गई जो संहिता है ये कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आ जाएगा 120 अध्याय और 8 खंड। ये टोटल जो है 120 अध्याय और 8 खंड में जो है ये विभाजित है। तो इसका सही जवाब बी विकल्प हो जाएगा। देखिए मुद्रा राक्षस जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है और बहुत से एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा, स्किप मत करिएगा। पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी पीसीएस 1992 में पूछा गया था। देखिए मुद्रा राक्षस जो है यह गुप्तकालीन संस्कृत कवि और नाटककार विशाख दत्त की है। और इस ग्रंथ से जो है मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। ये जो है आपका जो है रचना है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय गुप्त पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई है। तो मुद्रा राक्षस जो है ये किसके, देखिए मुद्रा राक्षस तो अभी आपने देखा था कि ये जो है कि गुप्त काल की रचना है। और कामसूत्र और अमरकोश और मेघदूत ये सभी जो है ये आपकी जो है गुप्त वंश की रचनाएं हैं। याद रखिएगा गुप्त काल में लिखी गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास का जो है मेघदूत और विशाख दत्त द्वारा रचित जो है मुद्रा राक्षस, से चारों रचनाएं गुप्तकालीन है। अतः विकल्प डी आपका जो है ये सही हो जाएगा। देखिए 10 कुमार चरितम ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10 कुमार चरितम जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो है दंडिन के द्वारा लिखी गई है। दंडिन के द्वारा बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ और भी रचनाएं आपकी दी हुई हैं। सूरदास के द्वारा सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। दंडिन या दंडी के द्वारा 10 कुमार चरितम। तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। और कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभोरित संहार, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीय और मेघदूत, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, यूपी बीईओ के एग्जाम में प्री 2019 में पूछा गया है कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है संबंधित है। तो ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये जो है नाट्य शास्त्र से संबंधित है। याद रखिएगा नाट्य शास्त्र से। तो ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है ये भरत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है इसी को कहा जाता है। तो ये आपका सही हो जाएगा नाट्य शास्त्र। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में ये सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। देखिए भारवी के द्वारा क्या लिखा गया है, तो इनके द्वारा
किरारता जुनिये लिखा गया है, ठीक है, किरारता जुनियम लिखा गया है, याद रखिएगा। तो ये आपका 2 हो जाएगा, पहले का जो है 2 हो जाएगा, पहले का 2 देखिए सी और डी में दिख रहा है, तो ये आपका जो है कट गया, दोनों नहीं हो जाएगा। हर्ष के द्वारा क्या लिखा गया है, तो हर्ष के द्वारा क्या लिखा गया है दोस्तों, हर्ष के द्वारा जो है नागानंद लिखा गया है, हर्ष के द्वारा नागानंद लिखा गया है। तो देखिए 2 4 3 1, 2 4 3 1 जो है ये आपका डी विकल्प में है, इसीलिए डी विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। बाकी कालिदास के द्वारा आपको मालविकाग्निमित्रम और कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। कालिदास के द्वारा क्या लिखा गया है, रघुवंश, और जो है भास के द्वारा स्वप्नवास उदत्तम, बिल्कुल सही हो जाएगा। और सुबंधु के द्वारा कादम्बरी, और सुबंधु के द्वारा जो है कादम्बरी नहीं लिखा गया है। आप जानते हैं कि कादम्बरी की रचना जो है बाणभट्ट के द्वारा की गई है, बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी लिखी गई है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी हर्ष ने जो है ये रत्नावली लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि विकल्प सी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कादम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी, सुबंधु ने नहीं। शेष तीनों विकल्प जो है सही सुमेलित है। सुबंधु संस्कृत भाषा के कवि थे, ये वासुदत्ता के रचयिता थे। अगला सवाल देखिए, मिलिंद पन्हो क्या है, मिलिंद पन्हो क्या है ये आपको बताना है। और जैन धर्म बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तो हमने देखा था ये सारी चीज़ें। और जो मिलिंद पन्हो जो है ये एक पाली ग्रंथ है, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है, तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और हिंद यौन शासक मिनांडर के संवाद जो है इसमें आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो किसके टाइम पर इनके जो राजा था वो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था, तो इसका 4 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें कालिदास, कालिदास के टाइम पर कौन जो है राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे, तो ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद हरिशेन अगर देखें तो हरिशेन के टाइम पर जो है समुद्रगुप्त था, याद रखिएगा 2। और बाणभट्ट के टाइम पर जो है हर्ष थे, हर्षवर्धन, तो ये आपका 4 1 2 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए बी विकल्प में 4 1 2 3 आपको दिख रहा है, तो इसीलिए आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। यूपीपीएससी जीआईसी 2010 में ये सवाल पूछा गया था, तो ये जो है कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। और इसके समय का शासक आपको पूछ रहा है कि कौन था, तो इसके समय के जो शासक थे उनका नाम था जय सिंह, ठीक है, जय सिंह नाम था इनका, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये कश्मीर के इतिहास के बारे में है। जो राजतरंगिणी है ये कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। देखिए राजतरंगिणी की लेखक कल्हड़ के समय कश्मीर का शासक जो है ये जय सिंह था। उसी के शासनकाल के दौरान 1148-49 में कल्हड़ ने अपनी महान कृति राजतरंगिणी को पूरा किया। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग और 7826 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है और चौथे से छठे तरंगों में कारकोट और उत्पल वंशों का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास जो है ये अंकित है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं। तो तरंग आपने देखा कि 8 तरंग हैं। और कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, तो ये किसने बढ़ाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जोन राज और जो है श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, डी विकल्प याद रखिएगा। देखिए कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राजतरंगिणी से ज्ञात होता है और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने राजा जय सिंह के शासनकाल में की थी। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरक्षित 2 विद्वानों जोन राज और इसके शिष्य श्रीवर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी को का विस्तार जो है ये आगे किया था। आगे देखिए, हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया है। तो हर्ष ने जो है कौन सी रचनाओं का लेखन किया है, तो आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले नागानंद, रत्नावली और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रियदर्शिका, ये पहला, दूसरा और चौथा जो है ये हर्ष के द्वारा लिखी गई है। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए हर्षवर्धन को संस्कृत 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद है। हर्षचरित के रचयिता जो है ये आपके बाणभट्ट है, ये आपको पता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है ये सही सुमेलित नहीं है। तो कर्पूर मंजरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। तो कर्पूर मंजरी जो है ये राजशेखर के द्वारा लिखी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको हर्ष दिखाई दे रहा है, तो पहला ही जो है ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी मालविकाग्निमित्रम जो है ये कालिदास की है और मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है और सौदरानंद जो है ये आपका अश्वघोष की है। तो बाकी सब सही है, पहला ही इसका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था ये आपको बताना है। तो इसका जो नाटक का जो नायक था उसका नाम था अग्निमित्र। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का जो है नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा का वर्णन है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का जो है पुत्र था। अगला सवाल देखिए, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव
जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे, ये आपको बताना है। गीत गोविंद के रचनाकार किसको लिखा है गीत गोविंद को, तो जयदेव ने लिखा है। और ये जो है बंगाल के शासक जो है लक्ष्मण सेन, जो सेन वंश का शासक था, इसके सभा में रहते थे। ठीक है, इसके सभा में रहते थे, तो इसका जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। अगला सवाल देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे, तो आपने देखा जयदेव। अगला सवाल कहा गया है कि कूट को आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और दिए गए उत्तर से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए अष्टांग संग्रह जो है ये किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। अष्टांग संग्रह का संबंध जो है आयुर्विज्ञान से है। ठीक है, आयुर्विज्ञान से, तो पहले का चौथा हो जाएगा और पहले का चौथा केवल और केवल बी विकल्प में है। अब देखिए बी का 1 हो जाएगा। 10 रूपक जो है नाट्य कला और लीलावती जो है ये गणित से संबंधित है। लीलावती जो है गणित से संबंधित है और महाभाष्य जो है ये किससे संबंधित है, तो ये व्याकरण से संबंधित है। तो इस प्रकार से इसका मिलान जो है ये हमारा हो जाएगा। देखिए तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है, तुम्हारा अधिकार जो है वो कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। तो यह किस में कहा गया है, तो ये जो है आप सभी लोग जानते हैं कि ये गीता में कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्माण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब आपका जो अधिकार है वो कर्म करने पर है, फल पर नहीं। तो आप जो है बिना फल की प्राप्ति के कर्म करने की कोशिश करिए। ऐसा जो है भगवान कृष्ण ने कहा था कि आप जो है पार्थ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह निम्न में से किस ग्रंथ से जो है कहा गया है, ये आपको बताना है। किस नंबर का सवाल है, और ये भी जो है ये महाभारत में ही कहा गया है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। बहुत सारे एग्जाम में ये आपका पूछा गया है, तो इसको हम मिला लेते हैं। इसका मिलान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। एक तरफ आपका ग्रंथ दिया गया है, दूसरी तरफ आपका लेखक दिए गए हैं। तो कह रहा है सर्ववर्मा, ठीक है, सर्ववर्मा के द्वारा जो है कातंत्र लिखा गया है। सर्ववर्मा के द्वारा कातंत्र लिखा गया है, तो 4 इसका हो जाएगा। देखिए 4 और 4 केवल एक ही विकल्प में है, डी विकल्प में, तो इसीलिए आपका डी विकल्प सही हो जाएगा पहले ही, लेकिन हम इसको मिला लेते हैं। शूद्रक के द्वारा क्या लिखा गया है, शूद्रक के द्वारा, तो शूद्रक के द्वारा जो है मृच्छकटिकम लिखा गया है, मृच्छकटिकम, तो ये 3 हो जाएगा। विज्ञानेश्वर के द्वारा क्या लिखा गया है, तो इनके द्वारा मिताक्षरा लिखी गई है और कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। तो केवल और केवल आप जो है अगर आप कल्हण ही मिला लेते, ठीक है, आप अगर कल्हण ही मिला लेते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पर आपका डी विकल्प नहीं। देखिए 4 3 1 2, 4 बी विकल्प में भी दिया होता तो 4 3 1 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस सप्लीमेंट्री मेंस 2004 और सप्लीमेंट्री प्री 2002 में ये सवाल आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ निबंधकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनका निबंध दिया गया है। तो अगर हम बात करें देवड़ भट्ट, तो ये कौन से निबंध इसने लिखे थे, तो इन्होंने लिखे थे स्मृति चंद्रिका। स्मृति चंद्रिका, देखिए डी विकल्प आपका सही हो जाता है, क्योंकि और किसी में भी डी विकल्प ए में 4 का मिलान नहीं किया गया है। हेमाद्री के द्वारा क्या लिखा गया है, तो चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमाद्री के द्वारा चतुर्वर्ग चिंतामणि लिखा गया है, तो 3 हो जाएगा। माधवाचार्य के द्वारा जो है पराशर माधव लिखा गया है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बल्लाल सेन के द्वारा दान सागर, तो ये मिलान इसका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला सवाल फिर से देखिए, कह रहा है सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है ग्रंथ दिया गया है, दूसरी तरफ आपके रचनाकार दिए गए हैं, तो इसको आपको बताना है। देखिए रागमाला की रचना जो है ये पुंडरीक विट्ठल ने की थी। रागमाला की रचना पुंडरीक विट्ठल ने की थी। रस कौमुदी की रचना जो है ये श्रीकंठ ने की थी, याद रखिएगा। तो 3 के बाद 4, देखिए 3 के बाद 4 केवल और केवल बी विकल्प में है, तो इसीलिए 3 4 1 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट रमण के द्वारा और राग विबोध जो है ये सोमनाथ के द्वारा। अगला सवाल देखिए, शून्य की खोज जो है किसने की थी, ये आपको बताना है। तो शून्य की खोज का आविष्कार जो है किसने किया था, तो ये भारतीयों ने किया था, याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि शून्य की खोज जो है किसने की थी। अगला सवाल देखिए, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर, ये आपको बताना है। वाराह मिहिर जो है इनकी पंच सिद्धांतिका जो है किस पर आधारित है, तो ये यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, याद रखिएगा, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 कह
रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। दशमलव स्थानिक मान की खोज जो है ये किसने की थी, ये आपको बताना है। तो ये जो है आर्यभट्ट ने की थी। डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, डी विकल्प। देखिए क्वेश्चन और आंसर के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इसीलिए आपको ऑप्शन भी दिख जाता है। देखिए आर्यभट्ट नामक भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। तो कौन थे ये, तो इनका नाम था भास्कर। ठीक है, भास्कर नाम था इनका। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यद्यप भारत में बीजगणित का ज्ञान काफ़ी पहले विकसित हो चुका था तथा आर्यभट्ट और ब्रह्मपुत्र ने कतिपय बीजगणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तथापि 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कर या भास्कर द्वितीय या भास्कराचार्य जिनको हम कहते हैं, इन्होंने बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया और इनकी पुस्तक जो है सिद्धांत शिरोमणि 4 भागों में लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय में विभाजित है। अगला सवाल देखिए, लीलावती के रचनाकार कौन है या लेखक कौन है। तो लीलावती के जो है लेखक आपके कौन है, तो भास्कराचार्य हो जाएंगे या भास्कर द्वितीय हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। मत्तविलास प्रहसन के लेखक जो है ये आपके महेंद्र बर्मन है। ठीक है, महेंद्र बर्मन है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए में पूछा गया था। देखिए मत्तविलास प्रहसन जो है एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर जो है कटाक्ष किया गया है। अगला सवाल देखिए, मनुस्मृति मुख्यतः जो है संबंधित है, ये किससे है, ये आपको बताना है। तो मनुस्मृति का संबंध जो है ये समाज व्यवस्था से है, तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मनुस्मृति की रचना मनु के द्वारा की गई मानी जाती है। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था तथा हिंदू विधियों से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो ये मनु को माना जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ ह्वेनसांग, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हुई के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कह रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री, तो नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी द एल्डर के द्वारा लिखी गई है, ये आपकी टालमी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यही आपका जो है ये आपका जो है बी विकल्प यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी हिस्टोरियल फॉलिपिकल जो है ये आपका जो है पाम्पेयस ट्रोगस के द्वारा और हिस्ट्री जो है ये हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 है और सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है ये आपका वीणा हो जाएगा। तो बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए दिए गए विकल्पों में सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र है ये आपका वीणा है और यह प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति एवं संगीत का भाग रही है, और जबकि सितार, सरोद एवं तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। तो आज के सेशन में दोस्तों इतना ही, और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री जो है ये टोटली कवर हो गया है। जितने भी आपके PYQ पूछे गए थे एंशिएंट हिस्ट्री में ये हमने देख लिए हैं। मैं सभी क्लासेस को मर्ज करके आपके लिए एक मास्टर वीडियो भी डाल दूंगा, आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप सभी के जो है LT ग्रेड के भी एग्जाम है और हो सकता है जल्दी ही TGT PGT के एग्जाम हो जाए, और KVS NVS में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। तो आप सभी इसको जरूर देखिएगा। मैं इसका मास्टर वीडियो भी आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा जल्दी ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।